मैं फिजिक्स का हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा, मैं डिबेटिंग पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं डिबेटिंग पढ़ सकता हूँ। पापा क्या बोलते थे, बेटा कुछ भी कर लेना लेकिन पहले इंजीनियर बन जाना, तो वो वाली चीज़ खत्म हो गई इंजीनियर की। सो हे गाइस व्हाट्सअप। सो फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाली। हाँ, थोड़ा लेट हो चुका हूँ मैं वीडियो बनाने में, क्योंकि थोड़ी सब्र की ज़रूरत थी चीज़ों को समझने में, चीज़ों को समझाने में। थोड़ा राइम हो गया ना, चलो चलता है। लेकिन जैसे सरकार दे रहा है दुरुस्त आई, वैसे मैं भी प्रॉमिस करता हूँ दे रहा हूँ, लेकिन दुरुस्त जरूर आऊँगा। तो चलिए समझते चीज़ों को। आज की वीडियो का मैंने बता ही दिया कि किस पे रहने वाली है, एजुकेशन पॉलिसी पे बताने वाला हूँ मैं। अब एजुकेशन पॉलिसी में पहले हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, हिस्ट्री के बाद उसकी कुछ हाइलाइट्स रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाइलाइट्स में जैसे 10+2 क्या था, 5+3+3+4 क्या होने वाला है, कुछ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कम कर दी है, संस्कृत की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है, कन्नड़ की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है, रीजनल लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है, क्या क्या चीज़ें और चेंजेस हुई उसके बारे में बात करेंगे। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और मेजर डिग्री माइनर डिग्री क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी चीज़ें बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन में उसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होने वाला है, कब से ये चीज़ लागू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी डाउट होगा, पेरेंट्स को डाउट होगा, टीचर्स को डाउट होगा कि ये चीज़ कब आने वाली है। तो सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ यार बोरिंग नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं इसकी। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान पहली एजुकेशन पॉलिसी लागू करी थी। फिर 1968 के बाद 1986 में राजीव गांधी की जब सरकार आई तब सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी लागू करी। फिर लागू करने के बाद जब 1992 में उसी एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करा गया वापस से, और 34 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए बात करते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की बात कहाँ से चालू हुई। तो 2014 में जब इलेक्शन थे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसे चेंज करेंगे इंडिया की। तो जब इलेक्शन जीती 2014 में एचआरडी मिनिस्टर बनी मिसेस स्मृति ईरानी जी। फिर 2015 में उन्होंने एक कमेटी का गठन करा जो इस चीज़ पे बात रखी। फिर उसी कमेटी ने 2016 में अपने ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट करे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन फिर वापस से 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगम के अंडर में 9 मेंबर्स की टीम बनी, और उनने जो भी सजेशन दिए उसका इम्प्लीमेंटेशन आप आज देख ही रहे हो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तो नहीं हुआ, अभी कैबिनेट से बिल पास हुआ है, और आगे क्या होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये सारा था, लेकिन ये इतना कोई ज़रूरी नहीं था, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट द फ्यूचर देन हिस्ट्री। तो जैसा नोटबंदी के बाद पुराने नोटों का कोई यूज़ नहीं है, वैसे इसका भी कोई यूज़ नहीं है, ये सब पुरानी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई। अब इस पर बात करते हैं कि क्या ज़रूरत थी चेंज करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एजुकेशन पॉलिसी चले आ रही थी। जैसे सभी जगह हो रहा है कि जो पुरानी चीज़ें उसको हटाया जाएगा, नई चीज़ें लाई जाएगी। जैसे कंप्यूटर साइंस की अगर पढ़ाई की बात करूँ तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहला कंप्यूटर पढ़ो फिर दूसरा कंप्यूटर पढ़ो, इस तरीके से आप आओ। अभी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है उस पर आपको ध्यान देना है। वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी में भी यही चीज़ अच्छी हुई है कि हमें लेटेस्ट चीज़ों को पढ़ना है, हमें ज़रूरी नहीं हम हिस्ट्री में लगे रहे, हमें आगे फ्यूचर की भी सोचना है। तो ये चीज़ अच्छी करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी काफ़ी टाइम से चाहता था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बदले, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो एग्जामिनेशन सिस्टम बन गया था, जिसमें जितना रट्टा मारोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे। यार ये रट्टा मारने वाला चीज़ हटी ना, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्किल इज़ द न्यू गोल्ड ऑफ वर्ल्ड। तो आपके पास जितनी स्किल रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आगे एआई आने वाला है। अब जैसे एआई आएगा वो कई सारी जॉब्स को ले बैठेगा, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी कि इंसान के पास जितनी स्किल्स है उसके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अभी इस एजुकेशन सिस्टम में जो नया पॉलिसी आने वाली है उसमें स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, रादर देन कि आप रट्टा मारो और एग्ज़ाम पास करो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी हाइलाइट्स के बारे में। हाइलाइट्स में बात करता हूँ, पहले 10+2 क्या था। 10+2 ऐसा था कि 10th तक तो सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे, सभी को एक जैसा कोर्सेस मिलता था, सभी एक जैसा पढ़ते थे, इंग्लिश को थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। फिर जैसे ही 10th पास करते थे उसके बाद क्या होता था कि अलग अलग स्ट्रीम में बच्चे चले जाते थे, साइंस में चले जाते थे, आर्ट्स में चले जाते थे, या ह्यूमैनिटीज़ बोलूँ, या कॉमर्स में चले जाते थे।
लेकिन उससे क्या होता था कि आर्ट्स वाला बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता था, साइंस वाला आर्ट्स पढ़ सकता था, लेकिन साइंस वाला जैसे अगर उसको किसी को फिजिक्स के साथ मेरे को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ सकता था। लेकिन वही आज नए एजुकेशन सिस्टम ने वो चेंज कर दिया। उसमें ऐसा है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो साथ में आप डिबेटिंग पढ़ सकते हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो साथ में आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। कितना अच्छा हुआ ना यार, कितना मतलब मज़ा सा आ गया इतनी सारी अच्छी चीज़ें करने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद 5+3+4 पे आगे जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। मतलब मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले जो राइट टू एजुकेशन था वो 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए था, वही आज चेंज करके 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए कर दिया। तो ये इसलिए करा क्योंकि उन्हें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था वो बढ़ाना है। 2030 तक उन्हें 50% करना है, अभी 25 है, मतलब जस्ट डबल करना है 10 एक साल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उन्हें फ्री एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों को, तभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जैसे बच्चे हायर सेकेंडरी पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं करते, तो इंडिया में ये चीज़ को बढ़ाना है, इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ाना है, तो ये चीज़ उन्हें करना पड़ेगी। तो इस तरीके से 5+3+4 का नया सिस्टम है जो लागू करा है। इसमें 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिलेगा। तो एक ये चीज़ थी। उसके बाद मैं बात करूँ तो बजट की, जो 1.5% से 4% था जीडीपी का, वो एजुकेशन बजट अब 6% हो गया जीडीपी का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि नए नई चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे वर्चुअल लैब्स आने वाले हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह नए खुलने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन्हें बताया है उसके हिसाब से अगर इम्प्लीमेंटेशन रहा तो काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली, काफ़ी अच्छा भारत बनने वाला। हाँ, थोड़ा दुखी हूँ मैं क्योंकि हमारे टाइम ये चीज़ नहीं थी। अभी जैसे लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा, तो मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन खुश भी हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा है, मेरे देश के लिए अच्छा है। तो चलिए सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले अपन 5+3+4 को ही समझते हैं क्या है। अभी पहले क्या होता था, 10+2 चलता था तो टोटल 12 होता है, 10+2 टोटल 12 होता है, मतलब वो फर्स्ट से लेकर 12 तक के बच्चों का ध्यान रखते थे। लेकिन अभी 5+3+3+4 टोटल 15 होता है, मतलब वो अब बच्चा जब किंडर्स गार्डन में रहेगा जब से उनका ख्याल रखेंगे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। सबकी गाइडलाइंस रहेगी, जैसे 0 से 3 साल तक के बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं उन्हें पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस रहेगी। और फिर बच्चा जब प्ले स्कूल में जाएगा तो उसे उस सरकार की गाइडलाइंस जो रहेगी उसके हिसाब से मुताबिक काम करना रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि हमें ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए शुरू से ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो केजी आती है, नर्सरी आती है और जो प्ले स्कूल आता है वो भी इसी में इंक्लूड होगा। उसके साथ फर्स्ट और सेकंड भी होगा। अब शुरू के 5 साल में जो बच्चा रहेगा वो बेसिक लिटरेसी सीखेगा। इस साल में ये वो बेसिक लिटरेसी सीखेगा कि 1 2 3 क्या होता है, ABCD क्या होती है, ऐसा सारी चीज़ें सीखेगा। और ये जितनी भी चीज़ें चलेगी ये सब उसके रीजनल लैंग्वेज में चलेगी, इसमें इंग्लिश पे इतना कोई जोर नहीं रहेगा। साथ में जब बच्चा 3rd में जाएगा, 3rd से 5th तक के लिए जब वो 8 से 11 साल का होगा, तो ये तीन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3rd 4th और 5th को। इसमें बच्चे का बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे। बेसिक फाउंडेशन में उसे सारी चीज़ें सिखाएंगे कि टेबल्स क्या होती है और जो ये छोटी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहती है वो सिखाएंगे। अब सरकार का जोर है कि वो 5th तक के बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाए, ताकि उनका जो बेसिक फाउंडेशन रहे ना वो अच्छा रहे। बेस अच्छा रहेगा तो सामने आगे समझने में आसानी होगी बच्चों को भी। फिर उसके बाद जब वो 6th क्लास में आएंगे तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ा अच्छी चीज़ें लाइए। अब 6th क्लास से जो कोडिंग रहेगी वो मैंडेटरी कर देंगे। ये वाली चीज़ें वो चाइना के इम्प्लीमेंटेशन से आया, क्योंकि चाइना में बच्चों को कोडिंग जो थी वो मैंडेटरी कर दी थी तो उनको फ़ायदा दिखा। कोडिंग मैंडेटरी करने से ये फ़ायदा है कि जो बच्चों का दिमाग है वो अच्छा विकसित होगा। तो 6th क्लास से जो है कोडिंग वो मैंडेटरी कर दी है। बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, बच्चा पेंटर बनना चाहे तो पेंटर बन सकता है, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकता है। बच्चा कारपेंटर बनना चाहे तो कारपेंटर बन सकता है, उसकी अच्छी ट्रेनिंग कर सकता है। अभी क्या होता था कि जब बच्चा 11th 12th में भी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लेता था ना, तो उसे पढ़ना आता था, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था। उसको अगर आप बोलो कि जाके बल्ब बदल दे तो वो बल्ब नहीं बदल सकता। वैसे किसी को बोल दो कि आप स्क्रू टाइट कर दो या नट बोल्ट कस दो या फिट कर दो, ये वो बच्चा नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है वो वाली थोड़ी एडवांस होगी, क्योंकि उनके लिए ये फ़ायदा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो चीज़ आ चुकी है। वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बजाय इसके कि आप रट्टा मारो पढ़ाई एग्ज़ाम पास करो। तो 6th क्लास से जो बच्चे रहेंगे उन्हें बेसिक सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा। हिस्ट्री क्या होती है,
ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिक्स क्या होता है, उन सबका थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है, उन्हें अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे, थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा, तो अच्छी चीज़ है। मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है ये सब चीज़ें सुन सुन के, यार कितना मज़ा आ रहा है ना, ये चीज़ सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कितना मज़ा आएगा ऐसे चीज़ों को देखने में, तो सही में मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो 6 से 8 तक के लिए ये वाली चीज़ है। अब फिर ये वाला नया ग्रुप जो है वो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। अब 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ऐसा है कि अब स्ट्रीम सारी ख़त्म कर दी है। अब कोई ना बच्चा साइंस करेगा, ना बच्चा कोई आर्ट्स करेगा, ना बच्चा कोई कॉमर्स करेगा, अब बच्चे सब पढ़ सकते हैं। मैं फिज़िक्स का हूँ, मुझे फिज़िक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा, मैं डिबेटिंग पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं डिबेटिंग पढ़ सकता हूँ। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ाई करूँगा और उसके बाद भी मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश की जितनी भी इंपॉर्टेंस थी ख़त्म कर दी है, संस्कृत को इंपॉर्टेंस दिए, कन्नड़ को इंपॉर्टेंस दिए, जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं उन सबको इंपॉर्टेंस दिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें सुनने में, सही में बहुत मज़ा आ रहा है। तो 9 से 12 तक के लिए अब जैसे रट्टाफिकेशन कम करना था, तो उसके लिए सरकार ने क्या करा है कि सेमेस्टर सिस्टम लगा दिया है। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा कि आपकी साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी, और बीच में भी कुछ कुछ छोटे मोटे टेस्ट होंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि आप कितना याद रख सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा बच्चों को कि उन्हें पूरा साल इंगेजमेंट रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आखिरी में पढ़ेंगे बच्चे, रट्टा मारेंगे और आगे जाके पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो इससे क्या हो रहा था कि बच्चा आगे आगे पार्ट हो रहा था, पीछे पीछे सपाट हो रहा था। आगे आगे की चीज़ पढ़ लेता है, फिर आगे जैसे दूसरी जाता है, फिर पीछे का पुराना भूल जाता है। तो ये वाली चीज़ अब नहीं रहेगी। उसके बाद 360 डिग्री असेसमेंट रिजल्ट रहेगा। उसमें ये रहेगा कि बच्चे खुद को नंबर देगा, उसके टीचर्स भी उसको नंबर देंगे, उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी उसको नंबर देंगे, उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नंबर मिलेंगे, और जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट से बोलेगा उसके नंबर्स मिलेंगे। मेन सब्जेक्ट तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम होगी उसके भी नंबर रहेंगे। क्योंकि क्या होता था कि बच्चा जब भी पहले कुछ नई चीज़ सीखने जाता था तो वो उसके पेरेंट्स को बोलता था कि पापा पापा मुझे नया कुछ करना है, मुझे बीए करना है, मेरे को बीकॉम करना है। तो पापा क्या बोलते थे, बेटा कुछ भी कर लेना लेकिन पहले इंजीनियर बन जाना। तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई। इंजीनियर की इंपॉर्टेंस रहती है बाहर मार्केट में। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री की बात करो ना, तो इंजीनियर्स की बहुत वैल्यू रहती है। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी इंजीनियर बन रहा है, और कैसे भी इंजीनियर बन रहा है, बस मज़े उड़ा रहा है। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसी के साथ एक और चीज़ नई हुई है जो कॉलेज में बच्चे हैं उनके लिए बताता हूँ, कि जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना है, या आपको एक्टिंग पढ़ना है, एक्टिंग के जो कोर्सेस है वो करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। एक मेजर डिग्री और माइनर डिग्री का कॉन्सेप्ट लेके आइए, वो बहुत अच्छी है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, साथ में आप उसकी साइकोलॉजी की भी डिग्री ले रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर जो है वो इंजीनियरिंग में नहीं है, आपको साइकोलॉजी में आगे जाके फ्यूचर बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इससे ये फ़ायदा है कि आप इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो, आपको जिस फील्ड में जाना है आप उस फील्ड में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है। तो अब क्या क्या आप साथ में कर सकते हो, इस सब की लिस्ट जो रहेगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम में कॉन्स ज़रूर है। जैसे क्या होगा कि अगर मेरे को डिबेटिंग पढ़ना है, मैं डिबेटिंग पढ़ रहा हूँ पूरे स्कूल में, मैं अकेला ही बच्चा हूँ, तो अब स्कूल वाले क्या करेंगे, आपके लिए अलग से स्कूल में एक टीचर तो नहीं ला सकते, गेस्ट फैकल्टी भी लाएंगे, तो एक कितने बार पढ़ोगे आप। तो ऐसा कर सकते हैं स्कूल वाले कि आप उनके स्कूल में 2 बच्चे, सामने वाले स्कूल में 5 बच्चे, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ा सके। अब जो भी होगा वो आगे सरकार की गाइडलाइंस आएगी, उसके हिसाब से और चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी, तो उस हिसाब से और अपन को थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये वाली चीज़ें थी जो समझ में आ गई, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अ गुड इकोनॉमी एंड अ गुड कंट्री इज़ द वन हु अलाउज देयर पीपल टू चूज देयर वोकेशन एंड द वे ऑफ अर्निंग मनी। अगर आप अपने लोगों को अपना वोकेशन सिलेक्ट करने की आप उन्हें सहूलियत देते हो या ऑप्शन देते हो, तो आपका जो कंट्री है वो अच्छी रहेगी, अच्छी समृद्ध बनेगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो बच्चे कॉलेज में होंगे या क्या होने वाला है उनके साथ, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी क्या होता था कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ ली मैंने, लेकिन मेरे को इंजीनियरिंग आगे नहीं पढ़नी, क्योंकि कुछ भी कारण हो सकता है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मेरा मन नहीं कर रहा आगे पढ़ने का। मैं चाहता हूँ कि 2 साल बाद पढ़ूंगा, अभी मैं कुछ और जगह इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, या अभी मैं कुछ पापा का बिजनेस है वो संभाल लेता हूँ, आगे जाके फिर पढ़ लूँगा।
तो वो वाली चीज़ एक बेनिफिट मिल गया। क्या होगा कि आप 1 साल की पढ़ाई करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो भी उसके क्रेडिट्स रहेंगे वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में चले जाएंगे। जैसे अगर आप साथ में कुछ अदर एक्टिविटी भी करोगे, उसकी क्रेडिट्स जो मिलेंगे वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में चले जाएंगे। एक तरीके से डिजिटल रॉकर रहेगा जो उसमें सेव रहेगा। तो उसकी गाइडलाइंस आएंगी कि कितने साल तक आप ये चीज़ कर सकते हो, उसकी आगे आने वाली चीज़ों में समझाएंगे वो लोग। तो आप 1 साल का सर्टिफिकेट कर सकते हो। अगर आप 2 साल की डिग्री कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आप 3 साल की कर रहे हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा या बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल की कर रहे हो तो आपको फुल डिग्री और रिसर्च वाली डिग्री मिल जाएगी। मतलब जैसे कोई कोर्सेज जो है, जैसे BBA BCom है, वो 3 साल के होते हैं, लेकिन अब वो 4 साल के हो जाएंगे। लेकिन आप 3 साल में, जैसे अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप 3 साल पढ़ोगे, उसके बाद आप निकल सकते हो और आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और पढ़ना है, आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप 1 साल का और पढ़ सकते हो, और वो वाला जो ईयर रहेगा ना वो रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा, तो उसकी जो डिग्री रहेगी वो ज़्यादा और अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से सरकार ने काफ़ी सारी अलग अलग चेंजेस लाए। और अगर नीट और JEE की बात करूँ तो उसमें इतना कोई चेंज नहीं होने वाला, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसी ही होने वाली। और एक और चीज़, तो जैसे आप 12th में थे और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं अच्छा रहा, तो आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर आप जैसे किसी कॉलेज में मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है और आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स अच्छे नहीं, तो अगर आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे तो आपके उसके मार्क्स 12th वाले बोर्ड के मार्क्स के साथ जुड़ जाएंगे और नया एक मार्क्स बनेंगे, आप उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप ये वाली चीज़ कर सकते हो। तो काफ़ी तरीके से बहुत अच्छा सा एक सिस्टम बना रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी सी बना रहे हैं, और एग्जामिनेशन पॉलिसी को चेंज करके एजुकेशन पॉलिसी ही बना रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है उसमें। और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की बात करता हूँ मैं, तो जैसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट में मैंने अभी बताया कि आप 1 साल का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप वापस से आके पढ़ो, तो अब आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सेकेंड ईयर से भी एडमिशन लेके आगे गई आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई सारे बच्चे रहते हैं जो 2-3 साल में इंजीनियरिंग छोड़ देते और उनके बाद वो अपने साथ वाले बच्चों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होने वाली है। अब आप एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या बैचलर डिग्री लेके भी आप बाहर निकल सकते हो, और आप जब चाहो आप वापस भी आ सकते हो। आप जब चाहो, मतलब जो सरकार की गाइडलाइंस रहेगी उसके हिसाब से रहेगा, आपके चाहने से नहीं होगा, लेकिन आ जाएगी वो चीज़। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या अपडेट है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।